अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो सब्जेक्ट हमें रिवीजन करना है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी, और आप लोगों की भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई पीएसएम के लिए। और पीएसएम एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। अब वो किसी साल ऐसा हो जाए कि पीएसएम से बिल्कुल क्वेश्चन ही ना आए, तो ये बहुत ही अजूबी बात होती है। वैसे पीएसएम जो है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छे खासे क्वेश्चन इससे पीएसएम से आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जो है, जिसमें देखिए एक बार वैक्सीन से क्वेश्चन आ भी चुका है, वैक्सीन से ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं। और अब की बार जो था, एक दो साल पहले सीक्वेंस पूछा गया वैक्सीन का। सबसे पहली वैक्सीन जो बनी थी, वो बनी थी फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की, जिसको बनाया था किसने? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने बनाया था। अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी, अम्ब्राइस पेयर को फादर ऑफ सर्जरी बोलते हैं। अगर इंडियन फादर ऑफ सर्जरी पूछ ले तो क्या होगा? चरक सुश्रुत हो जाएगा, सॉरी सुश्रुत हो जाएगा, पूछ लिया जाए। और यूनानी मेडिसिन में किसे मानते हैं? अबुल कासिम जहरावी। हाँ, गुड। ठीक है, चरक को फादर ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन मानते हैं। ठीक है। हिप्पोक्रेट्स जो है फादर ऑफ मेडिसिन है, इन्होंने बुक लिखी एयर वाटर एंड प्लेसेस। ठीक है। लुइस पास्चर को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, और उन्होंने वैक्सीन टर्म भी क्वाइन किया। ठीक है। और उन्होंने रेबीज, कोलरा और एंथ्रैक्स के अगेंस्ट भी वैक्सीन बनाई। इसको याद रखिएगा, उन्होंने कार चलाई थी। कॉलरा, सी से कॉलरा, ए से एंथ्रैक्स और आर से रेबीज। ठीक है। तो ये था कुछ हिस्टोरिकल। उसके बाद अल्फोंसे लैब्रॉन ने फर्स्ट डिस्कवर किया था प्लाज्मोडियम को। ठीक है। तो ये कुछ जॉन स्नो को फादर ऑफ मॉडर्न जो वो बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी, उन्होंने बताया था कि कोलरा जो है वाटर से कॉज होता है। तो ये सारे जो थे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, जो आपको यहाँ पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ नेम डिजीज होती है, जिसको अलग से नाम रखा गया कुछ। जैसे कि एड्स को बोलते हैं व्हाइट डिजीज, स्लिम डिजीज। टीबी को बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर, ये भी आया हुआ क्वेश्चन, इसको व्हाइट प्लेग भी बोलते हैं। लेप्रोसी जो है सोशल डिजीज, ओल्डेस्ट डिजीज ऑफ मैनकाइंड भी बोलते हैं। प्लेग जो है उसे ब्लैक डेथ बोलते हैं, महामारी भी बोलते हैं। काला आजार को ब्लैक सिकनेस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो ब्लैक डेथ है, ब्लैक डेथ अगर हम बात करें, तो जो ब्लैक डेथ है वो है प्लेग। ब्लैक सिकनेस जो है वो है काला आजार। कॉलरा को फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ बोलते हैं। टाइफाइड जो है इंडेक्स ऑफ जनरल सैनिटेशन ऑफ कंट्री है। तो ये सब कुछ नेम डिजीज हैं। उसके अलावा क्या होता है, कुछ इंडिकेटर्स ऑफ लाइफ हैं। तो इसमें जो इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है, उसमें क्या होता है, ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसमें पूछा जाता है कि उसको इस तरीके से पूछेगा कौन इसका, उसमें वैल्यूज भी उतना नहीं पूछता। उसमें पूछा जाता है कि इसका पार्ट कौन सा नहीं है, क्या क्या इसको इंक्लूड करता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जैसे कि पीक्यूएलआई। पीक्यूएलआई जिसे बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। उसमें तीन चीजें आती हैं। ठीक है। देखिए इसमें जो दिया हुआ है, उसके अलावा जो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, वो मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स जो है, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स हैं। और डिसेबिलिटी के जो है वो डाली, हेल, क्वाली, इस तरीके से करके अलग अलग भी दिया। न्यूट्रिशनल के इंडिकेशन, मतलब कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है उसको कुछ इंडिकेट करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स बनाए गए हैं। ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। और उसके अलावा कंपोजिट इंडिकेटर, इसमें पीक्यूएलआई, एचडीआई, ये सब आता है। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पीक्यूएलआई, दैट इज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। पीक्यूएलआई जो होता है उसमें तीन चीजें आती हैं। ठीक है। एक तो आता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जो इन्फेंट है, एक साल तक का बच्चा, उसमें कितने बच्चे मर जाते हैं एक साल की एज के, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और क्या एक ईयर का जब बच्चा हो जाता है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। और एडल्ट लिटरेसी रेट। ठीक है। तो जो पीक्यूएलआई की रेंज होती है वो 0 से 100 के बीच में होती है। इंडिया का जो पीक्यूएलआई है वो 65 है। केरला का सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स, एचडीआई, जिसमें तीन चीजें आती हैं। लॉन्गेविटी, यानी लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ध्यान रखिएगा, पीक्यूएलआई में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर एज है, कि एक साल पे आप ये डिसाइड करें कि जो एवरेज इसकी एज होगी वो लगभग कितनी होगी। और इसमें होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इनकम, और उसके अलावा नॉलेज। ठीक है, यानी एडुकेशन कितनी है। ठीक है। उसके अलावा होता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, एचपीआई, जो इसकी जो रेंज होती है एचडीआई की, वो 0 से 1 होती है। इंडिया की जो है 0.62 है, जो कि मीडियम कैटेगरी में आता है। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स होता है जिसमें क्या क्या आता है, इसमें देखा जाता है नॉलेज, लॉन्गेविटी देखी जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाता है।
उसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उसमें देखा जाता है अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, अंडर वेट कितने हैं और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कितना है। तो इंडिया का जो है वो 97 है। ठीक है, 0 से 100 तक होता है और इंडिया बहुत इसमें ऊपर आ रहा है, 97 तक है। उसके बाद है सुलिवेंस इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखा जाता है एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ फ्री फ्रॉम डिसेबिलिटी, किसी डिसेबिलिटी से कितना वो फ्री होकर, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ कितनी है। तो इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस जितने ईयर वो डिसेबिलिटी के साथ जिया। ठीक है, बहुत ही एडवांस इंडिकेटर है ये। उसके अलावा है डाली, DALY, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, यानी कि उसकी जो उसको डिसेबिलिटी हुई है या फिर किसी डिजीज की, किसी डिसेबिलिटी की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से उसकी डेथ पहले से हो गई, एज से पहले डेथ हो गई, तो इसमें क्या होता है, ईयर्स लॉस्ट, कितने ईयर उसके कम हो गए ड्यू टू प्री मैच्योर डेथ, और कितने साल वो डिसेबिलिटी के साथ जिया। ठीक है, तो इससे पता चलता है ग्लोबल डिजीज बर्डन, कि कोई डिजीज जो है कितना बर्डन डाल रही है, ग्लोबल डिजीज बर्डन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। उसके बाद एक चीज होती है BPL। बीपीएल मतलब आप लोगों ने बीपीएल कार्ड सुने होंगे, कि बीपीएल कार्ड बनता है। ठीक है, तो बीपीएल क्या होता, बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। ठीक है, तो ये एक सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा जो परिवार है, कौन सी फैमिली जो है वो गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। तो इसमें इनकम देखी जाती है, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग कंडीशन वगैरह पूरा इसमें देखा जाता है। तो रूरल में कितना हम मानते हैं, 32 रुपीज पर डे पर हेड के हिसाब से, और कितना कैलोरी मानते हैं, 2647 कैलोरी। अर्बन के लिए 47 रुपीज पर डे पर हेड, और 2602 किलो कैलोरी पर हेड। हंगर इंडेक्स होता है। हिडन हंगर किसको बोलते हैं, हिडन हंगर बोलते हैं अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी, उसे बोलते हैं हिडन हंगर। ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन क्या होता है, कि अंडर नरिशमेंट, माइक्रो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी और ओबेसिटी। उसके बाद आता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उस पर अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी है। जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है वो होता है प्रीमोडियल प्रिवेंशन, जिसमें नो रिस्क फैक्टर नो डिजीज। हम पहले से ही उसको ऐसा मतलब ऐसा अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि कोई रिस्क होने ही ना पाए। ठीक है, जैसे कि हम बच्चों को, बच्चा है घर में, तो उसको हम जंक फूड अवॉइड करा रहे हैं, फैटी फूड अवॉइड करा रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो ये प्रीमोडियल प्रिवेंशन में आया है। कोई कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, हम पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर तो है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है लेकिन कोई डिजीज नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें दो तरीके की चीजें आती है, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। जैसे कि जेनेटिक काउंसलिंग हो रही है, प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग हो रही है, तो ये आता है हेल्थ प्रमोशन में। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में वैक्सीनेशन है, कंट्रासेप्शन है, सैनिटेशन, फूड फोर्टिफिकेशन, जैसे कि आयोडाइज्ड साल्ट जो फोर्टिफाइड किया जाता है। ठीक है, माइनस डेस्क हम लगा रहे हैं कि बैक एक ना होने पाए, जो उस दिन मैंने डेस्क बताया था माइनस डेस्क, तो वो चीज है। ठीक है, उसके अलावा आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। जो सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है उसमें रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट है और डिजीज भी प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब डिजीज इसमें प्रेजेंट है लेकिन हम अर्ली डायग्नोस कर लें ताकि कोई आगे दिक्कत ना बढ़ने पाए। जैसे कि पैप स्मेयर करके हम बहुत अर्ली स्टेज पे सर्विक्स के कार्सिनोमा को डिटेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद आता है जो टर्शियरी प्रिवेंशन है। तो टर्शियरी प्रिवेंशन क्या होता है, कि ये किया किसमें किया जाता है, ये पेशेंट में किया जाता है लास्ट स्टेज ऑफ डिजीज में है, तो ये क्या होने पाए कि सीवियरिटी या कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करते हैं। इसमें डिसेबिलिटी का लिमिटेशन किया जाता है। उसके अलावा रिहैबिलिटेशन किया जाता है, कि पोलियो है तो क्रचेस यूज करा रहे हैं, फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करना, स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करना। तो ये इनको डिजीज तो है ही, अब हम इसको कैसे उनको साथ में उसके रहना है, तो उस रिहैबिलिटेशन उसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ लेवल की क्वार्टरनरी प्रिवेंशन की, तो इसमें कैसे डेड बॉडी से डिजीज दूसरे को ट्रांसमिट ना होने पाए, जैसे कि किसमें किया जा रहा था, कोविड में। कोविड के टाइम में किया जा रहा था डेड बॉडी को, कि डेड बॉडी से जो डिजीज है वो बाकी लोगों को ना होने पाए।
जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसमें प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन जो होता है वो लगता है। हेल्थ प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करा रही है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है। ठीक है। पोलियो में सारे लेवल का प्रिवेंशन यूज हो जाता है, जैसे कि इम्यूनाइजेशन कराया, प्राइमरी हो गया, उसके बाद डिसेबिलिटी लिमिटेशन कर रहे हैं, ट्रीटमेंट हम करा रहे हैं जैसे ही हो रहा है, तो ये सेकेंडरी हो गया। उसके बाद फिर अब पोलियो किसी को हो गया तो क्रचेस का यूज करा रहे हैं, तो ये टर्शियरी हो गया। कोई अगर रिमेटिक फीवर का केस है तो पेनिसिलिन का इंजेक्शन इसको दिया जा रहा है, तो ये क्या है, ये किसका एग्जांपल है कि ट्रीटमेंट किया जा रहा है, अर्ली डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो सेकेंडरी में आएगा। ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, एक ये भी चीज इंपॉर्टेंट होती है, डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। ठीक है। तो डिजीज जो उसकी सफरिंग है, जो उसकी कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम हुई। इम्पेयरमेंट क्या है कि उसकी वजह से उसको कोई एनाटॉमिकल, कोई फिजियोलॉजिकल, कोई साइकोलॉजिकल फंक्शन जो हो गया उसका लॉस हो गया। डिसेबिलिटी क्या होगी, उसकी डिसएबिलिटी, यानी कि अब वो रूटीन एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रहा है। हैंडीकैप क्या है कि वो सोशल रोल जो है, जो सोशली रोल है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। जिससे इसका एग्जाम्पल ये है कि रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई डिजीज हुई, अब इंपेयरमेंट क्या हो गया, उसका हाथ कट गया, लॉस ऑफ हैंड हो गया। अब उसकी डिसेबिलिटी क्या है कि वो लिख नहीं पा रहा है, ड्राइव नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से अब उसकी जॉब चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो ये हो गया हैंडीकैप। ठीक है। मोस्ट कॉमन डिसेबिलिटी जो इंडिया में है वो है ब्लाइंडनेस। दिव्यांग टर्म जो होता है वो किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। अब कुछ चीजें होती हैं कि डिजीज कंट्रोल किसे बोलते हैं, जिसमें हम इंसिडेंस को घटा दें, प्रिवलेंस कम हो गया, ड्यूरेशन रिस्क फैक्टर जो है कम हो गया, जैसे कि मलेरिया जो है थोड़ा कंट्रोल में आ चुका है। इलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन किसे बोलते हैं, एलिमिनेशन बोलते हैं कि कंप्लीट इंटरप्शन हो जाए ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज एजेंट। डिजीज एजेंट जो है वो उसका ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, जैसे कि लेप्रोसी हो गया, ब्रोंकियोलिसिस हो गया, ग्यूनिया वार्म यॉज हो गया, मैटरनल न्यूनेटर टेटनस हो गया। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन की कैटेगरी में आता है। इराडिकेशन किसको बोलते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो उसका इंसिडेंस है वो जीरो हो जाए। ऑल और नन लॉ मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई डिजीज ट्रांसमिशन नहीं है, कोई एजेंट नहीं है उसमें, तो अभी तक स्मॉल पॉक्स को हम इरेडिकेटेड मानते हैं। लास्ट केस जो था पोलियो वायरस का, वाइल्ड पोलियो वायरस का, इंडिया में डिटेक्ट हुआ 13 जनवरी 2011 में। ठीक है, और मार्च 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है। अब है आइसोलेशन एंड क्वारंटीन। आइसोलेशन एंड क्वारंटीन, देखिए इसमें ध्यान रखिएगा आइसोलेशन क्या है। आइसोलेशन ये होता है, आइसोलेशन हम किसको करते हैं, जो सिक पीपल है, जो बीमार है, जिनकी डिजीज डायग्नोज्ड है, उनको हम सेपरेट करते हैं ताकि हेल्दी पीपल से को वो डिजीज जो है वो स्प्रेड ना करने पाए। क्वारंटीन क्या होता है, जिनका एक्सपोजर हुआ है, जैसे कि कोविड में अभी हमने आइसोलेशन और क्वारंटीन को बहुत अच्छे से जाना। क्वारंटीन किसको किया, जिनको एक्सपोजर हो गया था, जैसे कि जो लोग एयरपोर्ट से आ रहे थे तो हमें डाउट था कि ये लोग जो है डिजीज ला सकते हैं, उनका एक्सपोजर कहीं ना कहीं होगा, तो उन्हें हम क्वारंटीन कर रहे थे। जो डायग्नोस्ड केस थे उन्हें हम आइसोलेट कर रहे थे। ठीक है। लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है उसके लिए क्वारंटीन किया जाता है। सबसे पहले प्लेग के लिए अप्लाई हुआ। सीडीसी की जो लिस्ट है जिसको माना गया कि इसकी डिजीज के लिए इसे क्वारंटीन किया जाना चाहिए, तो येलो फीवर हो गया, डिप्थीरिया है, इन्फेक्शियस टीबी है, और कोविड 19 था, वायरल हेमरेजिक फीवर था। ठीक है। सर्विलेंस क्या होता है, सर्विलेंस ये होता है कि एक सिस्टमिक तरीके से कलेक्शन किया जाए, एनालिसिस किया जाए, इंटरप्रिटेशन किया जाए हेल्थ डाटा का, जो कि किसी डिजीज के लिए, किसी हेल्थ प्रैक्टिस के लिए प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवोल्यूशन के लिए जरूरी होता है। तो दो तरीके का होता है ये, एक पैसिव और एक एक्टिव। ठीक है। पैसिव क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, एक्टिव जो जो पैसिव होता है उसमें क्या होता है कि डेटा जो है सेंड कर दिया जाता है जो हेल्थ फैसिलिटीज है या इंडिविजुअल को, उनके अपने तरीके से, ठीक है, रूटीन उसमें। और जो एक्टिव होता है उसमें
क्या होता है कि हेल्थ वर्कर जो होता है घर घर जाके डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि फीवर के केसेस होना है तो अब हेल्थ वर्कर आपके घर पे आके सबको चेक कर रहा है कि किसको फीवर है किसको नहीं है, तो ये एक्टिव है, इसमें ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे कि अब टीबी का है तो टीबी के लिए घर घर जाके स्क्रीनिंग नहीं हो रही, जिनको टीबी हो रहा है वो खुद जाके रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पैसिव हुआ। ठीक। सेंटिनल सर्वेलेंस क्या होता है, ये मिसिंग या हिडन केस के लिए किया जाता है सेंटिनल सर्वेलेंस। जैसे कि नाको कर रहा है एचआईवी इन्फेक्शन के लिए, मिसिंग या हिडन केस के लिए। ठीक है, कौन कौन सी डिजीज जो है इंटरनेशनल सर्वेलेंस चल रही है, डब्ल्यूएचओ करा रहा है, पोलियो, रेबीज, मलेरिया, एपिडेमिक टाइफस, रिलैप्सिंग फीवर, सैल्मोनेलाइसिस, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा और लाउस बर्न बॉर्न टाइफस फीवर के लिए। जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है इंडिया में, उसमें पैसिव सर्वेलेंस मेनली होता है। सेंटिनल सर्वेलेंस किस लिए यूजफुल होता है, डिजीज प्रिवेलेंस को यूज करने के लिए टोटल पॉपुलेशन में। कोई एपिडेमिक केस फैलता है तो सर्वेलेंस कितने टाइम तक किया जाता है, जितना इंक्यूबेशन पीरियड उसका डबल। ठीक है, कुछ डिजीज होती है जिनके लिए स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग जो होता है किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, सेकेंडरी। हाँ। ठीक है, तो स्क्रीनिंग जो है वो कुछ केसेस में बहुत ज्यादा कुछ डिजीज में यूजफुल है, जैसे सीए सर्विक्स हो गया, सीए ब्रेस्ट हो गया, सीए कोलन हो गया। तो इसमें जो हाईएस्ट सर्वाइवल देखने को मिलता है अगर टाइमली स्क्रीनिंग की जाए तो कोलन कैंसर में। नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म की स्क्रीन करने के लिए कॉर्ड ब्लड यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये स्क्रीनिंग होती है। प्रोस्पेक्टिव दो तरीके की स्क्रीनिंग होती है, एक होता है प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग, जिसमें स्क्रीनिंग जो की जाती है उससे दूसरों को बेनिफिट हो, जैसे एचआईवी की स्क्रीनिंग की जाए। ठीक है, ताकि लोग अवेयर हो जाएं, उनसे उस पर्सन से किसी और को नहीं होने पाए। ठीक है, और जो प्रेस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग होती है इसमें कराएंगे तो जो इंडिविजुअल होगा उसका अपना फायदा होगा। जैसे कि टीबी की स्क्रीनिंग हुई, या जस्ट सॉरी टीबी की नहीं, पैप स्मीयर हुआ, पैप स्मीयर अगर हुआ तो पैप स्मीयर हुआ तो ब्रेस्ट उसका सर्वाइकल कैंसर अगर डायग्नोस हो गया टाइमली तो किसको फायदा होगा, जो पेशेंट है। ठीक है, सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी होता है कि जिनको डिजीज है उनका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन हो जाए, दैट इज सेंसिटिविटी। स्पेसिफिसिटी क्या है, स्पेसिफिक किसको बोलेंगे, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन उनका जिनको डिजीज नहीं है, यानी ट्रू निगेटिव बताए। तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं टीबी के लिए, 2 हफ्ते से ज्यादा कफ आ रहा है, स्प्यूटम स्मीयर कराते हैं, एएफपी कराते हैं, जीन लिंसल स्टेनिंग कराते हैं। लेप्रोसी में क्या है, स्क्रीनिंग हाइपो देखेंगे हाइपो एनेस्थीसिया से, उसके बाकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन से। एचआईवी है, एलाइसा रैपिड और सिंपल, वैसे डायग्नोसिस के लिए वेस्टर्न ब्लॉट यूज करेंगे। अगर प्रोस्टेट कार्सिनोमा के लिए स्क्रीनिंग क्या है, पीएसए या सीरम पीएसए, और वैसे बायोप्सी करेंगे। लंग के लिए चेस्ट एक्सरे है, लेकिन वैसे कंफर्म डायग्नोसिस के लिए सीटी चेस्ट या बायोप्सी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही वास्ट टॉपिक, वैक्सीन। बहुत क्वेश्चन आते हैं वैक्सीन से। वैक्सीन, ठीक है, सबसे पहली वैक्सीन जो डिस्कवर हुई अभी मैंने बताई कि स्मॉल पॉक्स के लिए हुई, एडवर्ड जिनर ने की। टर्म वैक्सीनेशन भी जिनर ने दिया। ठीक है, टर्म वैक्सीन जो दिया लुइस पास्चर ने दिया। ठीक है, पास्चर ने भी चिकन चिकन पॉक्स की जो थी, जो कॉलरा की थी वैक्सीन, वो डिस्कवर की। ठीक है, उसके अलावा कुछ वैक्सीन जो ऐसी होती है वो सिंगल यूज की जाती है, कुछ होती है जो कॉम्बिनेशन में वैक्सीन यूज की जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप की वैक्सीन होती है। सबसे ज्यादा जो इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है वैसे किया जाता है, लाइव है, किल्ड है, इस तरीके से किया जाता है, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसका नेमोनिक भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ जो है कुछ टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे इम्यूनोजेनिसिटी क्या होती है।
इम्यूनोजेनेसिटी जो होती है वो ये चीज होती है कि एक वैक्सीन की क्या एबिलिटी है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने की। ठीक है, एटेन्यूएशन किसे बोलते हैं कि वायरुलेंस को कम कर दिया जाए और उसकी एंटीजेनिसिटी जो है उसको मेंटेन किया जाए, एटेन्यूएशन किसे बोलते हैं। वैक्सीन की एफिकेसी क्या होती है कि कितनी वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज। और इम्यूनोजेनिसिटी से मतलब नहीं है कि प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज बना रही है कि नॉन प्रोटेक्टिव, बस बना रही है, कितनी एंटीबॉडीज बना रही है वो उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है। लेकिन जब हम एफिकेसी की बात करेंगे कि वैक्सीन की एफिकेसी, तो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी कितनी वो पैदा कर रही है उससे मतलब होता है। ठीक है, हार्ड इम्यूनिटी झुंड में प्रोवाइड की जाती है। मोर देन 85% वैक्सीनेशन जो होता है कि वो अगर हो गया तो हार्ड इम्यूनिटी वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सीरोलॉजिकल सर्वे से हम देखते हैं। उसके अलावा जो टाइप ऑफ वैक्सीन होता है जैसे लाइव एटूनेटेड, ये क्या होती है, लाइव होती है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो लाइव है लेकिन वीकेंड ऑर्गेनिज्म होता है लेकिन लाइव है। तो लाइव वैक्सीन कभी भी जिनका इम्यूनिटी सिस्टम लो है उसमें कंडीशन में नहीं देते, जैसे प्रेगनेंसी में नहीं देते, कोई स्टेरॉइड थेरेपी पे तो नहीं देंगे, बहुत ज्यादा सीवियरली इल है तो नहीं देंगे। तो लाइव एटूनेटेड में बीसीजी है, ओपीवी है, मीजल्स है, रोटा वायरस है, वेरिसेला है, ये सब आते हैं। उसके अलावा किल्ड वैक्सीन होती है। किल्ड वैक्सीन, जो किल्ड होती है, इनएक्टिवेटेड होती है, उसमें क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है रेप्लिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, वो इनएक्टिवेटेड है, किल्ड है, जैसे कि रेबीज हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, होल सेल परट्यूसिस है, आईपीवी है, ये सब आते हैं। उसके अलावा कुछ होते हैं टॉक्साइड, जो टॉक्साइड उसका यूज कराया जाता है, इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया का टॉक्सिन यूज कराया जाता है। ठीक है, जैसे डिप्थीरिया या टिटनस हो गया, इसकी वैक्सीन आती है। सब यूनिट होती है कि उसका कुछ एंटीजेनिक पार्ट्स होता है, जैसे हेपेटाइटिस बी। कंजुगेट होता है, कॉन्जुगेट होता है पॉलीसेक्राइड जो लिंक्ड होता है प्रोटीन के साथ, जैसे कि हेब। पॉलीसेक्राइड होते हैं, रिकम्बिनेंट वैक्सीन होती है कि एंटीजन जो प्रोड्यूस हुआ है रिकम्बिनेंट डीएनए यूज करके, वो होती है। तो इस तरीके से वैक्सीन जो होती है उनके अलग अलग टाइप हैं। ठीक है, उसके बाद कभी कभी जो उसका स्ट्रेन है वो भी पूछा जा सकता है कि कौन सी वैक्सीन में कौन सा स्ट्रेन यूज होता है। जैसे बीसीजी जो है, बीसीजी किसके लिए यूज होती है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज की जाती है, बैसिल कॉलमेटेड यूरिन। ठीक है, तो ये जो है इसका जो स्ट्रेन है वो डैनिश है, 3031। ठीक है, पोलियो जो होता है, पोलियो जो वैक्सीन है वो कौन सी दो फॉर्म में होती है, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन और आईपीवी दी जाती है। येलो फीवर का जो स्ट्रेन है वो है 17D। तो इस तरीके से इसके स्ट्रेन है, जैसे कि वैरिसेला है तो ओ का स्ट्रेन, रेबीज है पिट्समूर। ठीक है, तो ये जो है ये आपको इसका स्ट्रेन आपको पता होना चाहिए कुछ कुछ का, ये पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट इसके टॉपिक की तरफ। देखिए, एक होता है मिशन इंद्रधनुष। जो मिशन इंद्रधनुष था वो 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए यूज किया गया, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, ये बीसीजी जो चाइल्डहुड टीबी होती है, मीजल्स, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। ठीक है, उसके अलावा फिर रोटा, एमआर, जे, आईपीवी भी इंक्लूड की गई, आईपी वैक्सीन। ये जो होता है 100% कवरेज बाई कैचअप कैंपेन्स। ठीक है, एक चीज का एक होती है कोल्ड चेन। कोल्ड चेन क्या होता है, कोल्ड चेन एक सिस्टम है। कोल्ड चेन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वैक्सीन का यूज किया जाता है, जिसमें एक टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकें और उसकी पोटेंसी जो है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, जो जैसे कि कुछ वैक्सीन होती है वो हीट सेंसिटिव है, तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया। जैसे कि ओपीवी है तो -15 डिग्री से -25 डिग्री होती है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज में कर सकते हैं। ठीक है, बीसीजी है तो 2 से 8 तक। तो इस तरीके से उसमें कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि एक होता है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, स्टेट या रीजनल में हम यूज करते हैं वॉक इन फ्रीजर्स या फिर वॉक इन कोल्ड रूम्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आईएलआर यूज किया जाता है, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर यूज किया जाता है। पीएचसी है तो पीएचसी पे पहुंच गया तो स्मॉल आईएलआर वहां पे भी यूज होगा। और सब सेंटर पे वैक्सीन कैरियर्स होते हैं। ठीक है, आइस पैक के साथ यूज किए जाते हैं।
जो वैक्सीन कैरियर्स होते हैं उसमें 16 to 20 वॉयल्स आते हैं, 4 आइस पैक। और डे कैरियर्स जो होते हैं उसमें 6 वॉयल्स आएंगे, 2 आइस पैक आएगा। ठीक है। जो रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर होता है फ्रीजर्स के लिए, -22 to -40 डिग्री सेल्सियस होता है फॉर अदर्स, और 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कोल्ड चेन का इंडिया में, वो होता है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, ILR। ठीक है। डायल थर्मामीटर क्या होता है, थर्मामीटर वगैरह भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। डायल थर्मामीटर जो होता है वो कोल्ड चेन टेम्परेचर को के लिए यूज किया जाता है PHC पे। जो कुछ वैक्सीन होती है वो हीट सेंसिटिव होती है, इसमें OPV जो होती है बहुत ज्यादा हीट सेंसिटिव होती है, येलो फीवर भी होती है। ठीक है। तो इनको फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखा जाना चाहिए, इसे OPV हो गया, येलो फीवर हो गया। कुछ वैक्सीन होती है जो कि कोल्ड टेम्परेचर पे उनको रखा जाता है लेकिन फ्रीज नहीं किया जाता, जैसे TT हो गया, टाइफाइड की वैक्सीन हो गई, BCG हो गया। ठीक है। एक होता है वैक्सीन वॉयल मॉनिटरिंग, VVM जिसको बोलते हैं। ठीक है। VVM क्या होता है, VVM जो होता है वो यूज किया जाता है जैसे कि उसमें कुछ वैक्सीन ऐसी होती है कि उसको बोलते हैं वैक्सीन वॉयल मॉनिटर। ठीक है। एक हीट सेंसिटिव एक लेवल होता है जो वैक्सीन वॉयल पे लगाया जाता है, ताकि अगर उनका एक्सपोजर हो जाए तो उसे हम यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते। ठीक है। उसके लिए यूज किया जाता है वो। ठीक है। तो उसमें अगर इस तरीके से करके बना होता है। ठीक है। तो उसमें देखा जाता है, कलर चेंज देखा जाता है, तो उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि वैक्सीन ये यूज की जा सकती है कि नहीं यूज की जा सकती। जब कलर चेंज हो जाता है तो फिर उसे हम नहीं यूज कर सकते। ठीक है। अगर अगर जो है इनर स्क्वायर जो होता है वो लाइटर है आउटर सर्कल से, तो यानी कि हम उसे यूज कर सकते हैं। अगर इनर स्क्वायर जो है आउटर सर्कल से लाइटर है तब हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर जो है इनर स्क्वायर जो होता है वो मैच कर गया आउटर सर्कल से तो उसे नहीं यूज कर सकते। और अगर डार्क हो गया तब तो बिल्कुल ही नहीं यूज कर सकते। ठीक है। तो इसको बोलते हैं वैक्सीन वॉयल मॉनिटरिंग। ठीक है। जब एक बार इसमें डिस्कार्ड पॉइंट पे पहुंच जाता है तो एक्सेप्टेबल स्टेज तक नहीं आ सकता। ये हीट एक्सपोजर को इंडिकेट करता है। ठीक है। वैक्सीन वॉयल मॉनिटरिंग। इसमें जो है आप लोग जरूर ये याद कर लीजिएगा। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि सारी वैक्सीन जो है वो ओपन वॉयल, उसके अलावा एक चीज होता है, ये जो होता है ओपन वॉयल पॉलिसी क्या होती है। ठीक है। ओपन वॉयल पॉलिसी ये भी यहीं पे बता देती हूँ कि ओपन वॉयल पॉलिसी क्या है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। वैक्सीन वॉयल मॉनिटर जो होता है वो तो उस पर चिपकाया जाता है। ठीक है। एक लेबल होता है। ओपन वॉयल पॉलिसी होती है कि ओपन लिक्विड मल्टी डोज वॉयल्स जो होते हैं वो बार बार यूज नहीं किए जा सकते, उसकी कुछ कंडीशंस है। तो जो वैक्सीन जो होती है जो इसमें कवर्ड होती है ओपन वॉयल पॉलिसी में, वो DPT है, TT है, हेपेटाइटिस B है, पेंटावलेंट है, IPV है। ठीक है। तो ओपन वॉयल कब रीयूज किया जा सकता है, जब VVM जो उस पर लगा हुआ है वो अपने डिस्कार्ड पॉइंट पे नहीं पहुंचा हो, वैक्सीन को स्टोर किया गया हो कंटिन्यूअसली उसके टेम्परेचर पे जो है, एक्सपायरी डेट पास नहीं हुई है। ठीक है। जो वैक्सीन वॉयल का सेप्टम है वो कंटामिनेट नहीं हुआ, एसेप्टिक टेक्निक यूज हुई, तब हम क्या करते हैं, तब हम उस कंडीशन में वैक्सीन को दोबारा यूज करा सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी वैक्सीन जो होती है वो ओपन वॉयल पॉलिसी को फॉलो करती है। कौन कौन सी वैक्सीन जो होती है, सारी वैक्सीन जो है ओपन वॉयल पॉलिसी को फॉलो करती है, एक्सेप्ट मीजल्स हो गया, BCG हो गया, कोविड हो गया, और जेवी जेई का लाइव, जो जेई की जापानीज इंसेफ्लाइटिस की लाइव वैक्सीन है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा ओपन वॉयल पॉलिसी। ठीक है। तो उसके बाद इसमें आप लोग ये जरूर याद रख लीजिएगा कि कौन सी लाइव है कौन सी किल्ड है वैक्सीन। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। वैक्सीन में कुछ एडिटिव यूज किए जाते हैं, कुछ एब्जॉर्बेंट यूज किए जाते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है। और एडजुवेंट्स यूज किए जाते हैं।
तो ये सारे जो होते हैं वैक्सीन के एडिटिव्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। उसका अलग अलग पर्पस है, कौन सी किस पर्पस के लिए यूज की जा रही है। प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं, थायोमेर्साल जिसे डीपीटी में यूज किया जाता है, तो उसके लिए प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं। तो जो एडजुवेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देते हैं। प्रिजर्वेटिव उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। स्टेबलाइजर जो होते हैं वो पोटेंसी को उसकी मेंटेन रखने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम साल्ट है तो ये एडजुवेंट की तरह यूज किया जाता है। थायोमेर्साल जो है प्रिजर्वेटिव के लिए, जिलेटिन जो है वो स्टेबलाइजर के लिए, सुक्रोज भी स्टेबलाइजर के लिए, इस तरीके से यूज किया जाता है ये। ठीक है, कैचअप वैक्सीनेशन होता है कि अगर एक कब हम फुल्ली, जो कैचअप वैक्सीनेशन क्या होता है, जैसे कि कैचअप वैक्सीनेशन ये होता है कि अगर एक कोई डोज मिस हो गई तो ऐसा नहीं कि अब पूरी सारी ही मिस हो जाए। ठीक है, तो उस तरीके से इसे यूज किया जाता है। उसके लिए कुछ ये बनाया गया है कि जैसे अगर इन्फेंट जो है फुल्ली इम्यूनाइज कब मानते हैं हम, तब जब उसने एक डोज बीसीजी का ले लिया हो, डीपीटी के डोज और ओपीवी के डोज ले लिए हो 3, और मीजल्स का डोज ले लिया हो बिफोर 1 ईयर। मीजल्स का जो डोज होता है वो कब दिया जाता है, 9 मंथ्स पे। ठीक है, तो इसको हम मानेंगे फुल्ली इम्यूनाइज्ड। अगर किसी अनइम्यूनाइज्ड बच्चे को वैक्सीन दी जानी है तो 9 मंथ्स की एज पे मीजल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 to 2 ईयर की एज को पहुंच गया तो एमएमआर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। ठीक है, कैचअप इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि अगर मिस एक डोज मिस हो गई है तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे डोज दे दी जाएगी, टाइम गैप नहीं देखा जाएगा, पूरा शेड्यूल दोबारा नहीं स्टार्ट किया जाता। उसके अलावा वैक्सीन्स की जो वैक्सीन की जो चार्ट आपकी बुक में दे भी रखी है, आप अगर रोम्स, ज्यादातर लोगों ने रोम्स पढ़ी होगी, तो उसमें एक चार्ट दे रखी है पूरी वैक्सीन की कि बीसीजी जो है वो कितनी दी जाती है, कितना एमएल कहाँ पे दी जाती है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, खुद से देख लीजिएगा, इसको मैं क्या ही उसको रीड करके बताऊं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सी वैक्सीन किस डोज में किस साइट पे दी जाती है, उसकी टाइमिंग क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा लाइव वैक्सीन ध्यान रखिएगा, प्रेगनेंसी में जो होती है नहीं दी जाती। प्रेगनेंसी चूंकि एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, लेकिन सारी दी जाती है, सारी लाइव वैक्सीन नहीं दी जाती एक्सेप्ट येलो फीवर वैक्सीन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि वैक्सीन से कुछ जो होते हैं एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि डीपीटी की वैक्सीन देने के बाद बच्चा बहुत ज्यादा क्राई करता है, लिम्फेडेनाइटिस देखने को मिल सकता है, एब्सिस बन सकता है बीसीजी में, एनाफाइलैक्टिक जो एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन होता है वो किसी भी वैक्सीन के बाद हो सकता है। अगर मीजल्स और एमएमआर की वैक्सीन जो होती है वो कभी कभी टॉक्सिक शॉक जो होती है वो कर सकती है। रोटा वायरस से, रोटा वैक्सीन से इंटरसेप्शन हो सकता है। तो ये कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं जो कभी हो सकते हैं। ठीक है, मीजल्स एसएसपी भी लेकिन बहुत रेयर है, 3 लाख में एक को देखने को मिल सकता है। अब कुछ होते हैं मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। ठीक है, जैसे इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे इंसिडेंस हो गया, प्रिवलेंस हो गया। इंसिडेंस किसे बोलते हैं, इंसिडेंस बोलते हैं कि कोई न्यू केस अगर जो हो रहा है, किसी पॉपुलेशन में कोई न्यू केस हो रहा है डिफाइंड स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, तो उसे बोलते हैं इंसिडेंस। प्रीवलेंस किसे बोलते हैं, ओल्ड और न्यू दोनों, यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कि कितने उसमें नए केसेस हुए हैं, टोटल केस यानी कितने हुए हैं, नए पुराने से मतलब नहीं है, पूरे टोटल केस कितने हैं। ठीक है, तो इंसिडेंस एक रेट है और प्रिवलेंस जो है एक प्रोपोर्शन है। ठीक है, इंसिडेंस निकालते हैं नंबर ऑफ न्यू केस बाई पॉपुलेशन एट रिस्क इन 2000, इसको कोहॉर्ट स्टडी से ऑब्टेन किया जाता है। और जो प्रिवलेंस होता है उसमें नंबर ऑफ टोटल केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। सेकेंडरी अटैक रेट क्या होता है, सेकेंडरी अटैक रेट ये होता है कि कितने नंबर ऑफ लोगों ने जो एक्सपोज थे उसमें कितने लोगों ने डिजीज को डेवलप किया लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान, वो होता है सेकेंडरी अटैक रेट। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पर्सन डेवलपिंग डिजीज विद इन द रेंज ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज्ड कॉन्टैक्ट जो थे इनटू 100। जैसे कि वेरिसिला का जो है सेकेंडरी अटैक रेट बहुत ज्यादा है, चिकन पॉक्स का, परट्यूसिस का भी 90% है, मम्स का है 86%,
मीजल्स का है 80%। अगर बात करें मोर्टिलिटी रेट की कि कितने मोर्टिलिटी मतलब डेथ कितनी हुई, ठीक है, तो मोर्टिलिटी में केस फैटिलिटी रेट, यानी कि किलिंग पावर को ये बताता है। यानी कि एक प्रोपोर्शन है कि डेथ टू द केसेस, मतलब कि कितने केसेस थे तो कितनी उसमें से डेथ हो गई, इसमें टाइम जो इंटरवल है स्पेसिफाइड नहीं है। यानी कि कोई डिजीज फैली तो उसमें से कितने लोग मर गए, वो केस फैटिलिटी रेट है कि उस डिजीज से कितने लोग मर जा रहे हैं। सर्वाइवल रेट क्या है, सीएफआर का कम्प्लीमेंट्री है, ये प्रोग्नोसिस से पता चलती है। क्रूड डेथ रेट होता है, इसको क्रूड मोर्टेलिटी रेट भी बोलते हैं, कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि डेथ ड्यूरिंग द ईयर और बाई मिड ईयर पॉपुलेशन 2000। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं एपिडेमियोलॉजी पे। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है कि अकरेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स स्टेट्स, इसमें क्या है चीज की डिफाइन डिफिनेशन है, ये कि स्टडी ऑफ द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स स्टेट्स एंड प्रोसेस इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन, स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में हम इसको यूज करें। ठीक है, देखिए, जो इसमें क्या होता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, वो इंपॉर्टेंट है जिसमें तीन चीजें इंक्लूड होती है, एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट। उसके बाद एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसबर्ग फिनोमेना। आइसबर्ग फिनोमेना में किसी भी डिजीज को हम एक आइसबर्ग की तरह कंपेयर करते हैं, कोई डिजीज है कम्युनिटी में, उसको हम आइसबर्ग की तरह कंपेयर करें, जैसे आइसबर्ग होता है तो उसका कितना पोर्शन ऊपर है, और लेकिन वो तो हमें दिखता है, लेकिन कितना पोर्शन उसका सबमर्ज है, कितना पोर्शन डूबा हुआ है, ये हमें नहीं पता चलता। तो हम ये मानते हैं कि किसी डिजीज को हम एक आइसबर्ग से कंपेयर करते हैं, तो जो दिखता है, जैसे ये इसका पोर्शन है ऊपर दिख रहा है, उसके नीचे इतना पोर्शन जो है सबमर्ज है, तो जो दिख रहा है यानी कि वो केसेस हमें पता है, डायग्नोस्ड केस है, कि इतना केस इसमें दिख रहा है, ये डायग्नोस्ड केस है। ठीक है, तो ये इसकी टिप जो होगी वो हम मानेंगे डायग्नोस्ड केस जो हमें दिख रहे हैं, जो छुपे हुए हैं वो अनडायग्नोस्ड केस है। ठीक है, और जो लाइन ऑफ डिमार्केशन होता है वो एपरेंट और इनएपरेंट केस को सेपरेट करता है। ठीक है, तो सारी जो में बहुत सारी डिजीज होती है, लेप्रोसी, हाइपरटेंशन है, और प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है, तो हेपेटाइटिस है, तो ये सारी जो होती है आइसबर्ग फिनोमेना को शो करती है। जैसे कि हाइपरटेंशन, किसी को हम देख के बैठे बैठे नहीं बता सकते ना किसी हाइपरटेंशन है, जब तक स्क्रीन ना किया जाए। अगर आपको एक एक कोई 100 लोगों की पॉपुलेशन दे दी जाए कि 100 की पॉपुलेशन है, तो आप सिर्फ जिनके डायग्नोस्ड होगा हाइपरटेंशन, आप उन्हें ही मानेंगे कि हाँ, इन्हें हाइपरटेंशन है। पता नहीं उसमें से पता चले 5 लोगों को आपको पता है कि इनको ये हाइपरटेंसिव है, ये दवा खा रहे हैं, इनको पता है कि इनको बीपी की शिकायत रहती है, लेकिन उसमें से 20 ऐसे हैं जिनका कभी डायग्नोस नहीं हुआ। कुछ डिजीज ऐसी होती है जो जो आइसबर्ग फिनोमेना शो नहीं करती, जैसे कि रेबीज हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया, क्योंकि इसमें कोई सब क्लिनिकल केस नहीं होते। रेबीज हो गया, टेटनस है, मीजल्स है, रूबेला है, पर्ट्यूसिस है, इसमें कोई क्लिनिक सब क्लिनिकल केसेस होते ही नहीं है, तो आइसबर्ग फिनोमेना शो नहीं करती। ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो कि टाइम पीरियड से रिलेटेड होती है, जैसे कि हो गया क्या क्या, इंक्यूबेशन पीरियड यानी टाइम इंटरवल, एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म से लेके फर्स्ट साइन और सिम्टम्स तक। सीरियल इंटरवल क्या होता है कि जो टाइम इंटरवल, जो गैप होता है प्राइमरी और सेकेंडरी केस के बीच में। जनरेशन टाइम क्या होता है कि एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म से लेके मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी तक। इंडेक्स केस क्या होता है, आया हुआ क्वेश्चन है, इंडेक्स केस क्या होता है, फर्स्ट केस जो आइडेंटिफाई किया गया, जो डायग्नोस किया गया इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि प्राइमरी केस हो। कोई भी डिजीज में प्राइमरी हम केस उसको बोलते हैं जो सबसे पहले वो डिजीज फैली, तो सबसे पहले किसको हुआ वो होगा प्राइमरी केस। इंडेक्स केस वो हुआ जो सबसे पहले डायग्नोस हुआ। ठीक है, लीड टाइम क्या होता है कि फर्स्ट पॉसिबल डिटेक्शन से लेके यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस तक जो टाइम होता है वो होता है लेट टाइम। लेटेंट इन्फेक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें इन्फेक्शन एजेंट जो है अभी ब्लड में, टिश्यू में यहाँ से नहीं मतलब पता चल पा रहा है, अभी नहीं आया है, तो उसको बोलते हैं लेटेंट इन्फेक्शन, छुपा हुआ।
अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ। ठीक है, अब कुछ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हमें पता होना चाहिए। जैसे एक जो चीज होती है, कुछ हम पहले जान लें, ऑड्स रेशियो क्या होता है। ऑड्स रेशियो होता है कि रिस्क फैक्टर और आउटकम के बीच में जो स्ट्रेंथ है ऑफ एसोसिएशन है, उसको बोलते हैं ऑड रेशियो, क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो। ठीक है, अब हम बात करें अगर कुछ स्टडीज की, जो स्टडीज होती है, जैसे कि देखिए, सबसे पहले दो चीज है कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी, जिसमें सिर्फ जो रिसर्चर होता है वो ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ठीक है, एक होती है एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जिसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इंटरवेंशन दिया जाता है, कुछ इंटरवेंशन किया, हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की। जैसे कि आप जब लोग इंशाल्लाह सिलेक्शन लेंगे, क्लिनिकल ब्रांच में जाएंगे, तो आप करेंगे इंटरवेंशनल एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे ना, कि आप उसको उसको इंटरवेंशन देंगे, कोई दवा यूज करा के देखेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी भी होती है जिसमें ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आता है डिस्क्रिप्टिव, जैसे कि डिजीज किसको कहाँ कब हो रही है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी है। जैसे कि आपने एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एरिया, सीजन, इस हिसाब से लिया। जैसे कि केस रिपोर्ट की एक अनयूजुअल पेशेंट का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन, केस सीरीज, सिमिलर डिजीज वाले मल्टीपल पेशेंट का आपने डिस्क्रिप्शन ले रखा है। ठीक है, एनालिटिकल स्टडी क्या होती है, जिसमें डिजीज क्यों हो रही है इसे आप एनालाइज कर रहे हैं। तो इसमें जैसे कि केस कंट्रोल स्टडी, डिजीज से स्टार्ट करते हैं, पास्ट एक्सपोजर देखते हैं, केस कंट्रोल, इसकी बेसिक आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। केस कंट्रोल स्टडी क्या होती है कि हमने क्या देखा, हमने कुछ केसेस देखे, फिर हम उनका पास्ट एक्सपोजर देख रहे हैं कि जैसे कि हमने लंग कैंसर के पेशेंट देखे, तो अब हम देख रहे हैं इसमें कितने से स्मोकर हैं, किसमें नॉन, कितने नॉन स्मोकर थे। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा कि हम स्टार्ट करते हैं डिजीज के साथ और पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, तो यूजली ये रिट्रोस्पेक्टिव होती है। इसमें हम ऑड्स रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ये रेयर डिजीज के लिए बेस्ट होती है कि हमने सीधे केसेस लिए। क्विक होती है, इनएक्सपेंसिव होती है। क्विक क्यों है, क्योंकि हम सीधे केस से स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम वेट नहीं कर रहे हैं कि अभी हम स्मोकर्स को पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं सालों साल, कि कब इनको लंग कैंसर होगा, तब हम इनको देखेंगे कि कितने लोगों को हो रहा है, कितने लोगों को नहीं हो रहा है। हमने सीधे लंग कैंसर वाले पेशेंट लिए, हमने उनकी जानकारी निकाल ली, कितने इसमें स्मोकर थे, कितनी स्मोकिंग करते थे, क्या था, तो उस तरीके से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें हम सीधे केसेस लेते हैं। कोहर्ट स्टडी, जो कोहर्ट स्टडी होती है, कोहर्ट कोहर्ट स्टडी में हम एक्सपोजर से स्टार्ट करते हैं, फिर फ्यूचर में जाके डिजीज देखते हैं। ठीक है, ये अपोजिट, इसमें ध्यान रखिएगा, एक्सपोजर से स्टार्ट करते हैं, तो ये प्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है, रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है। इसमें हम इंसिडेंस कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव रिस्क को हम मेजर करते हैं इसमें। ठीक है, कोहर्ट स्टडी ध्यान रखिएगा कि हम केसेस से स्टार्ट करते हैं, सॉरी, एक्सपोजर से स्टार्ट करते हैं। कोहर्ट जो होती है वो इससे स्टार्ट की जाती है, एक्सपोजर से। ठीक है, एक होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। जो क्रॉस सेक्शनल होती है, क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि हम जो एक्सपोजर और डिजीज है दोनों एक ही टाइम पे मेजर करते हैं। जैसे कि ये एक स्नैपशॉट होता है, ठीक है, किस किस को डिजीज है और किस किस में एक्सपोजर है, सब एक ही साथ देख ले रहे हैं। यानी कि एक सिटी में हम सर्वे कर रहे हैं कि कितने लोग ओबेस हैं, कितने लोग डायबिटिक हैं। तो ये एक स्नैपशॉट स्टडी होती है। ठीक है, सारी चीजें एक साथ ही देख ली जाती हैं। ये प्रिवलेंस को मेनली मेजर करता है। ठीक है, सारी चीजें एक साथ देख ली। उसके अलावा जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती है, उसमें होता है आरसीटी, यानी कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। आरसीटी वगैरह किया जाता है, जब आप लोग इंशाल्लाह आएंगे पीजी में तो आप लोग को पता चलेगा। तो उसमें हम रैंडमाइजेशन करते हैं कि रैंडमली ग्रुप्स बना लेते हैं, इंटरवेंशन फिर देते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है आरसीटी। कम्युनिटी ट्रायल होता है, फील्ड ट्रायल होता है, केस सीरीज, केस रिपोर्ट, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये हो गया एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है, जो फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी हुई थी, बहुत बड़ी स्टडी थी वो।
किया गया था हार्ट डिजीज के लिए, प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी है ये। मोस्ट कॉमन यूज डिजाइन जो होती है स्टडी डिजाइन होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। जो हार्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल जिसे माना गया वो माना गया आरसीटी को, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को। कभी कभी क्या होता है कुछ चीजें बायस आती है। बायस किसको बोलते हैं? बायस हम बोलते हैं जैसे कि कोई एरर है इस टाइप का, सिस्टमिक एरर कोई आ गया, जैसे कि अब मान लीजिए एक रिसर्चर हैं, अब आपको पता है आपको दो चीजें इस्तेमाल करानी है। ठीक है, अब आपको पता है एक दवा नहीं है आपकी, एक दवा आपकी पहले से पेटेंट है आपको पता है, तो आप उसमें क्या कर रहे हैं कि अच्छी वाली दवा, आपके रिश्तेदार भी हैं ट्रायल में, तो आपको जो कंफर्म पता है दवा कि हाँ ये दवा इसमें यूज हो रही है, आप अपने रिश्तेदार को दे रहे हैं, तो आप बायस हो रहे हैं ना। तो अलग अलग तरीके के बायस है, सिलेक्शन बायस है, एट्रिशन बायस है, और उसके अलावा मेमोरी बायस है, जैसे कि पेशेंट को याद ही नहीं रह रहा है, हिस्ट्री सही से बता नहीं रहा है, तो ये मेमोरी बायस है। आपने सही से जनरल पॉपुलेशन से सिलेक्ट नहीं किए वो जब, तो वो एक हो गया केस, और कंट्रोल को आपने अच्छे से नहीं लिया तो सिलेक्शन बायस है। इस तरीके से बायस होता है। बायस को करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ब्लाइंडिंग की जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कि कैसे कैसे डिजीज जो होती है वो ट्रांसमिट होती है। ठीक है, देखिए फीको ओरल रूट से होता है, कुछ डिजीज होती है फीको ओरल रूट से टाइफाइड होता है। ठीक है, वो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। उसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन सिर्फ कॉन्टैक्ट से हो जाता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन से हुपिंग कफ, पर्ट्यूसिस जिसे बोलते हैं, 100 डे कफ भी बोलते हैं, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें ये हो गया, तो इस तरीके का हो गया। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन हो रहा है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा में होता है, रूबेला में होता है, सार्स में होता है, स्वाइन फ्लू में होता है, कोरोना में हो रहा था ड्रॉपलेट का ट्रांसमिशन। ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो N95 मास्क जो थे यूज किए जा रहे थे। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से होता है कि जो एयर बाउंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से हो जाए, जैसे मीजल्स, चिकन पॉक्स। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन के एग्जांपल में आ जाएगा कि पर्सन टू पर्सन हो रहा है डायरेक्ट। उसके अलावा ड्रॉपलेट स्प्रेड हो गया, डायरेक्ट प्रोजेक्शन हो गया। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जैसे एयर से के थ्रू हो रहा है, एयर बॉर्न ट्रांसमिशन, व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन से, वाटर से, फूड से, इनसे हो रहा है, जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा कोलरा है, टाइफाइड है। वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन होता है कि वेक्टर किसी वेक्टर के थ्रू हो रहा है, तो मैकेनिकल वेक्टर हो सकते हैं और बायोलॉजिकल वेक्टर हो सकते हैं। मैकेनिकल वेक्टर कब बोलेंगे? जब जो एजेंट है वेक्टर की बॉडी में डेवलप नहीं कर रहा है। बायोलॉजिकल वेक्टर कब बोलेंगे? जब जो हो रहा है कि वेक्टर की बॉडी के अंदर हो रहा है वो, जैसे डेंगू में एडीज मॉस्किटो, मलेरिया एनाफिलीज, फाइलेरियसिस क्यूलेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। फोमाइड से हो सकता है, ऐसे किसी का यूज किया हुआ बेडिंग है, टॉवेल है, उससे हो रहा है। एक होता है ट्रांस प्लासेंटल ट्रांसमिशन, जो प्लासेंटा के थ्रू जा रहा है। वर्टिकल ट्रांसमिशन किसे बोलते हैं? वर्टिकल ट्रांसमिशन जो मदर से बच्चे को हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, जैसे कि कंटेजियस क्या होता है, जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल जा रही है। एग्जॉटिक क्या होता है कि डिजीज जो है प्रेजेंट नहीं है, कहीं से इंपोर्ट हुई है, जैसे कि येलो फीवर इन इंडिया, रेबीज इन ऑस्ट्रेलिया, इसका एग्जांपल है। रिंग इम्यूनाइजेशन क्या होता है? ये जो डिटेक्टेड केस है उसके अराउंड 100 यार्ड्स में इम्यूनाइज कर दिया जाए, जैसे कि स्मॉल पॉक्स के केस में किया जाता है, मीजल्स के केस में। उसके अलावा पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी इंपॉर्टेंट होता है कि कितने टाइम तक वो पर्सन जो होता है वो इन्फेक्टिव होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डिजीज जो है स्प्रेड कर सकता है। तो इसका भी चार्ट आप लोगों की बुक में दे रखा है, उसको जरूर ही पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जैसे मीजल्स है तो 4 डेज बिफोर ऑनसेट ऑफ सिम्टम, और उसके बाद रैश के 5 डेज तक। मम्स का 3 डेज बिफोर पैराटिट स्वेलिंग, और उसके बाद 7 दिन बाद तक। पर्ट्यूसिस में एक्सपोजर के बाद 7 डेज और 21 डेज तक बाद में। तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी जो है इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चिकन पॉक्स वगैरह की इंपॉर्टेंट है पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। एपिडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है, सब इंपॉर्टेंट होता है। पैंडेमिक किसे बोलते हैं? पैंडेमिक बोलते हैं जब वो बहुत लार्ज पॉपुलेशन को कवर कर रहा है।
ठीक है, बहुत ज्यादा सारी मतलब इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर ले रहा है, ठीक है, तब उसे हम बोलते हैं पैंडेमिक। ठीक है। एंडेमिक कब बोलते हैं? जब कोई डिजीज जो है कहीं पे कांस्टेंट जो है वो प्रेजेंट है, किसी डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में वो प्रेजेंट है। स्पोरोडिक कब बोलेंगे? जब बिल्कुल स्कैटर्ड केस है, हैफाजार्डली ओकेजनली कहीं कहीं प्रेजेंट है। एक्सोटिक अभी मैंने बताया कि उस एरिया में एब्सेंट हो, कहीं और से लाई गई हो। एंडेमिक कब बोलेंगे? जब कॉन्स्टेंटली उसमें प्रेजेंट है, तो बता ही दिया एंडेमिक। एपिडेमिक कब बोलेंगे? जब एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो जाए तो वो वहां की एपिडेमिक हो जाती है, एपिडेमिक। उसके अलावा कुछ और इंडिसेस होते हैं इंपॉर्टेंट इंडिसेस, जैसे कि चैंडलर्स इंडेक्स। इंडेक्स तो ये होता है एवरेज नंबर ऑफ हुक मॉम एक्स पर ग्राम ऑफ द फीकल। ठीक है, तो ये जो होता है अगर 300 से ऊपर आए तो मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। एडीज इजिप्टाई के लिए होता है, इसको हाउस इंडेक्स भी बोलते हैं। ब्रूटाई इंडेक्स होता है एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो के लिए। सॉइलिंग इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर पॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। तो सॉइलिंग से लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सॉइल पॉल्यूशन के लिए, लेकिन एयर पॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। पर्ल इंडेक्स क्या होता है? ये कंट्रासेप्टिव एफिकेसी को करता है। चैंडर्स इंडेक्स, ये अभी हमने पढ़ लिया। बैक्टीरियल इंडेक्स क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रोसी के लिए यूज किया जाता है। ब्रूटियो इंडेक्स ये जब एडीज इजिप्टाई के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारे इंडेक्सेस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। इंक्यूबेशन पीरियड आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, डिजीज का पूछा जाता है। कुछ जो होते हैं बहुत ही शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है, कुछ मीडियम होता है, बहुत ही कुछ लॉन्ग होता है, जैसे कि रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत बड़ा हो सकता है, फाइलीरिया का, एलिफेंटियासिस का। तो ये सब होता है, कुछ बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, जैसे कि फूड पॉइजनिंग का, इन्फ्लुएंजा का, कॉलरा का, इस सब का काम का होता है। कुछ मीडियम के होते हैं, जैसे पर्ट्यूसिस हो गया, टाइफाइड हो गया, मम्स हो गया। ठीक है, फिर जो ऑर्थोपॉड बॉर्न इन्फेक्शन होते हैं उनका होता है कि प्रोपेगेटिव, साइक्लो प्रोपेगेटिव, साइक्लो डेवलपमेंटल, 21 टाइप का ट्रांसमिशन हो रहा है। ट्रांस ओवेरियन। उसके बाद कैरियर्स होते हैं कि जो डिजीज को कैरी करते हैं, ठीक है, कैरियर्स होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैरी कर ले जाते हैं। ठीक है, पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की तरह काम करते हैं वो। ट्रीटमेंट के बाद भी एजेंट जो होता है शेड ऑफ करते रहते हैं। कैरियर्स होता है पोलियो, डिप्थीरिया, इन सब में बहुत ही कॉमन है। मीजल्स में, पर्ट्यूसिस में, चूंकि इसमें सब क्लिनिकल केस ही नहीं होते, इसमें कैरियर होते भी नहीं है। फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में जैसे कि आप लोग बीएमआई देख लीजिएगा जरूर से। ठीक है, कि बीएमआई कौन सा किस रेंज में आता है। उसके अलावा आईक्यू भी देख लीजिएगा, आईक्यू भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिएगा। फिर इसमें ओबेसिटी वगैरह से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायबिटीज वगैरह से पूछा जा सकता है। मॉडिफिएबल फैक्टर और नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर क्या है? तो मॉडिफिएबल जिसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, साल्ट इंटेक, स्मोकिंग। नॉन मॉडिफिएबल होते हैं, अब किसी का एज जेंडर तो चेंज कर नहीं सकते, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक फैक्टर। जैसे अब नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर आते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए। प्रोजेक्ट मोनिका किसके लिए यूज किया गया? प्रोजेक्ट मोनिका किसके लिए यूज किया गया? कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए। फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी, तो रिस्क फैक्टर सीएचडी का देखा गया है। सब डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर उसके अलावा जैसे मैंने बताया बीएमआई जरूर देख लीजिएगा, इसको क्वेटलेट इंडेक्स भी बोलते हैं। ब्रोकास इंडेक्स क्या होता है? पॉन्ड्रल इंडेक्स क्या होता है? ये सारी चीजें देख लीजिएगा जरूर। हाइपरटेंशन जो है एक वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक है, मोस्ट कॉमन जो है एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज हाइपरटेंशन से बहुत ज्यादा वो देखने को मिलती है। रूल ऑफ हाफ क्या होता है? रूल ऑफ हाफ जो होता है हाइपरटेंशन में यूज होता है कि कोई भी पॉपुलेशन है तो उसमें 50% ही लोगों वो लोग उससे अवेयर हैं, 50% जो है वो ही उनका डायग्नोस्ड है, जो डायग्नोस्ट है उसमें भी 50% ट्रीट हो रहे हैं। रूल ऑफ 10 जो है वो फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए, 25/25 जो होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस जो है कैटरैक्ट है, तो मैं बता ही चुकी हूँ, इसका क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में बनाया था। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है डस्ट एंड डॉन में ज्यादा देखने को मिलता है, मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स में। और 3 PM से 6 PM जो है एक्सीडेंट मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। उसके अलावा फिर हेल्थ प्रोग्राम्स है, हेल्थ प्रोग्राम में आरसीएच वगैरह जो है
इसका देख लीजिएगा कि फेज 1 फेज 2 कब आया, कुछ कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर डेमोग्राफी की जो स्टेजिंग है वो देख लीजिएगा जरूर से। सेंसस क्या होता है? सेंसस जो होता है कि एवरी 10 ईयर्स पे किया जाता है सेंसस, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा कंट्रासेप्शन तो हम लोग उसमें भी डिटेल में पढ़ लेते हैं, ऑप्स में पढ़ लेते हैं, तो कंट्रासेप्शन भी इंपॉर्टेंट है। कंट्रासेप्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे उसको आप लोग ऑप्स में समझ लीजिए और चाहे उसको आप लोग पीएसएम में समझ लीजिए। कंट्रासेप्शन आप लोगों ने दो दो जगह पढ़ रखा है। ठीक है, ओसीपीज वगैरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आईयूडी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे जरूर देख लीजिएगा, मिस मत करिएगा, एक नजर डाल लीजिएगा। फिर फॉलिक एसिड जो है उसकी डोज क्या दी जाती है? तो एनटीडी को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है, 5 mg दी जाती है। आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट जो दिए जाते हैं, आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट जो डेली आईएफए टेबलेट होती है, उसको रेड पिल होती है, उसका कंटेंट क्या होता है? 500 माइक्रोग्राम जो होता है फॉलिक एसिड और 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन इसमें होता है। ठीक है, वो दिया जाता है। विटामिन सी जो होता है इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, इसलिए खाने के बाद लेमन वाटर के साथ दिया जाता है। ठीक है, विप्स क्या होता है? जो वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, वीक में देते हैं, ब्लू पिल होती है। ठीक है, तो इसमें मदर को चिल्ड्रन को इंक्लूड करते हैं और 6 to 11 ईयर के बच्चों को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आशा क्या होता है? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आंगनबाड़ी सेंटर जो है किसका आउट प्रोडक्ट है? आईसीडीएस का, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। इसमें प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर जो होती है उनको वो बेनिफिशरीज होती हैं इसकी। और उसके अलावा बच्चा जो होता है 6 मंथ से लेके 6 ईयर तक का, और एडोलेसेंट गर्ल। इसमें पॉवर्टी लाइन जो होता है कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसके अलावा न्यूट्रिशन भी इंपॉर्टेंट है। तो न्यूट्रिशन में जो आरडीए होता है, जो रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा प्रूडेंट डाइट क्या होती है? ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल के लिए की जाती है, हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। जोन डाइट क्या होती है? F75 डाइट स्टार्टर फार्मूला होता है माल न्यूट्रिशन में। F100 क्या होता है? कैचअप फार्मूला होता है। कीटो डाइट क्या होती है? बहुत ही लो कार्ब की डाइट होती है, हाई फैट डाइट होती है। ठीक है, एटकिंस डाइट क्या होती है? लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है, वेट रिडक्शन में यूज की रहती है। डैश डाइट क्या है? हाइपरटेंशन के लिए यूज की जाती है। सब डायरेक्ट डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एकदम डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से करके। ठीक है, चूंकि पीएसएम बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इसलिए हम लोग को बहुत तेज जाना पड़ रहा है। विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, और विटामिन ए की जो डोजेस चलाई जाती है वो कैसे चलाई जाती है, उसको जरूर देख लीजिएगा। फ्लोरीन वगैरह से देख लीजिएगा। फ्लोरीन को बोलते हैं डबल एज सॉर्ड, क्योंकि अगर इनएडिक्वेट होगा तो डेंटल कैरीज होगी, एक्सेसिस होगा तो फ्लोरोसिस होगी। नलगंदा टेक्निक जो होती है डिफ्लोरिडेशन के लिए यूज की जाती है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। उसके अलावा मिल्क की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो सब देख लीजिएगा, जो टेस्ट मिल्क में यूज होते हैं वो देख लीजिएगा। बस एक नजर इस पे डाल लीजिएगा, नाम नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रागी जो है वो बहुत ही कैल्शियम रिच होती है। ठीक है, और एक चीज मैंने बताई थी, विटामिन सी जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाती है, ये करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट चीज होती है ये। उसके अलावा विटामिन और उनकी डिफिशियंसी बहुत लगता है बहुत इजी है, लेकिन ये चीज जो है फिर भी पूछी जाती है, अभी भी मैच द फॉलोइंग वगैरह क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, एक नजर डाल लीजिएगा। वैसे आप लोग को पता ही होगी, लेकिन फिर भी एक नजर डाल लीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत इजी चीज आप भूलने लग जाए। ठीक है, आईक्यू देख लीजिएगा, उसका जो रेंज होता है आईक्यू का वो देख लीजिएगा। उसके बाद सलेज क्या होता है? वेस्ट वाटर जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं होता। सीवेज क्या होता है? जो कि एक्सक्रीटा उसमें प्रेजेंट होता है। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर देख लीजिएगा जरूर से। क्लोरिनेशन देख लीजिएगा, क्लोरिनेशन में जो मेन जो एजेंट होता है डिसइंफेक्शन एक्शन जो होता है वो होता है हाइपोक्लोरस एसिड।
क्लोरीनेशन जो वाटर का होता है उसमें होता है कि फ्री रेसिडुअल क्लोरीन जो है 0.5 mg पर लीटर होना चाहिए एट द एंड ऑफ 1 आवर कॉन्टैक्ट पीरियड के बाद। होरोक्स अपैरेटस किस लिए होता है? ये क्लोरीन डिमांड को बताता है। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन किसको बोलते हैं? वो लेवल जहां पे जो क्लोरीन डिमांड होती है वाटर की वो पूरी हो जाती है, उसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। ठीक है, इसके टेस्ट देख लीजिएगा, ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट वगैरह। क्लोरीन के कंपाउंड जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? ये इंडिकेटर है कि ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है सीवेज का। उसके अलावा जो एंटोमोलॉजी वाला पार्ट है इसमें, जो वेक्टर कौन किस डिजीज का वेक्टर है ये देख लीजिएगा एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो डिजीज मॉस्किटो से ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसमिट होती है, उसको देख लीजिएगा। या जिन लोगों ने क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर रखी थी तो उनको तो बार बार डिस्कशन वगैरह में, जिन्होंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखी थी उनको भी टेस्ट सीरीज में डिस्कशन में बार बार ये चीजें कराई गई। उसके अलावा ट्रायज क्या होता है, ट्रायज की भी एक वीडियो मैंने बना रखी है, देख लीजिएगा, 3-4 मिनट की है। ट्रायज भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ट्रायज से भी आया हुआ है। फिर उसके अलावा कम्युनिटी देख लीजिएगा, जैसे कि बोर कमिटी है, और उसके अलावा कुछ कुछ कमिटी है इसमें जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करतार, ये सब देख लीजिएगा। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे कब होता है? लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में। एंटी मलेरिया मंथ जून होता है। ब्रेस्ट फीडिंग वीक फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त जो है। तो कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक आध बार पूछ लिया गया है। इंपॉर्टेंट डेज से भी क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन थोड़ा फेमस फेमस से पूछा गया है। जैसे कि 1 दिसंबर एड्स डे होता है, वर्ल्ड एड्स डे। डॉक्टर्स डे 1 जुलाई है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च है। इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च है। नेशनल डिवर्मिंग डे जो होता है 10 फरवरी होता है, उसके बाद 6 मंथ बाद फिर होता है। तो जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज थी, फैक्ट्री एक्ट जो था 1948 में, फैक्ट्री एक्ट जो 1948 है इसमें एक क्वेश्चन आया भी है फैक्ट्री एक्ट से। अभी आई थिंक तो 2 साल हो गया फैक्ट्री एक्ट से, कि जो एक इसमें कुछ रूल बना दिए गए। ये एक्ट जो बनाया गया ये था कि मोर देन 10 वर्कर्स जो जहाँ पे यूज होते थे वहां पे उस तरीके से, ये जो एक्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं एप्लीकेबल है, होल इंडिया में है वैसे तो। ठीक है, तो ये कुछ रूल बनाए गए उसके लिए, सेफ्टी वगैरह के लिए। तो इस ये जो था जिसे हेल्थ ऑफ वर्कर, सेफ्टी ऑफ वर्कर को डील करने के लिए बनाया गया, कि एक फैक्ट्री जो है, एक जहां जहां पे 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, विद द एड ऑफ पावर, या फिर 20 वर्कर से ज्यादा काम कर रहे हैं विदाउट द एड ऑफ पावर, उनके वर्किंग आवर्स वगैरह के लिए किया गया। जैसे एडल्ट वर्कर है तो मैक्सिमम 48 आवर्स पर वीक और मैक्सिमम 9 आवर्स पर डे। वीकली हॉलीडे जो है वो रिक्वायर्ड है। और किसी भी वर्कर को 5 आवर्स से ज्यादा कंटिन्यूअसली काम नहीं करना चाहिए, बीच में उनका गैप होना चाहिए। ठीक है, और अगर 15 to 18 ईयर्स का एडोलेसेंट काम कर रहा है तो उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा, फिटनेस चाहिए उसको किसी सर्टिफाइड सर्जन से, और उनका वर्क आवर जो रहेगा 6 AM to 7 PM के बीच में रहेगा। ठीक है, तो ये सारे एक्ट थे उसमें, ये एक्ट के रूल थे। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से भी कभी आ भी सकता है क्वेश्चन। PCPNDT एक्ट है। ठीक है, इससे MOCH वगैरह में ज्यादा पूछा जाता है। मिशन इंद्रधनुष जो था वो किसके लिए यूज किया गया? इम्यूनाइजेशन के लिए, अभी हमने पढ़ ही लिया। तो आई थिंक जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने कवर करा दिए हैं। अब जो बच गए हैं कुछ टॉपिक्स या कुछ चीजें, वो आप लोग देख लीजिएगा, जरूर से देख लीजिएगा। और क्योंकि PSM एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वैसे जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने बता दी कि क्या क्या क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है। आई होप कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। ठीक है, तो हम क्लास यहाँ पे अब एंड कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज।